एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन को। आपको याद होगा मैंने कल की जो क्लास थी उसके अंदर रेस्पिरेशन का बेसिक पढ़ाया था। अब हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन की एक एक करके सारी साइकिल्स को डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले होती है आपकी ग्लाइकोलिसिस, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे भी होता है। EMP stand for Embedden Meyerhoff-Parnas pathway। ठीक है, तो ये नाम जो है ना EMP, ये साइंटिस्ट के नाम से आया है। ई से है, ये जो आप देखोगे गस्तव एम्बेडन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जैकब करॉल पार्नस। तो उन्होंने इस एम्बेडन को उठा लिया, यहां से मेयरहॉफ को उठा लिया, यहां से पार्नस को उठा लिया। So they have discovered this cycle EMP pathway। पहली चीज, ये इसका दूसरा नाम ग्लाइकोलिसिस है। दूसरी चीज, हमारे पास कोई भी सेल होता है, कोई भी सेल है बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट के अंदर है, चाहे वो ह्यूमन के अंदर है, कहीं पर भी है, कोई भी चीज जो लिविंग है, जो जिंदा है, उसको जिंदा रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी जब उसको चाहिए होती है, उसके लिए वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स है, चाहे वो यूकैरियोट्स हैं। अब जो उनका चाहे प्रोकैरियोट है चाहे यूकैरियोट हो, उनके अंदर, उनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली जगह होती है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन है ना, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना कि ये रिएक्शन आपका साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल जो रेस्पिरेशन करती है उसका सबसे पहला फेज ग्लाइकोलिसिस है। फिर हम पढ़ेंगे एक इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल होता है, देन हम पढ़ेंगे ईटीसी एंड फॉस्फोराइलेशन। तो ये एक पाथवे है, पूरा सीक्वेंस है जिसको हमें डिकोड करना है। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस को। दूसरा पॉइंट जो याद रखना, मैंने कल भी बताया था कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस में आता है तो उसमें दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनते हैं। ये चीज याद रखना, अभी मैं समझाऊंगी पूरा कैसे बनेगा, बट आपको बायोमॉलिक्यूल से याद होगा कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, वेयर एज पाइरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो 6 जब टूटेगा तो 2 3 के कंपाउंड बन रहे हैं। सो ग्लूकोज से आपके 2 पाइरुवेट बने। साथ में मैंने आपको बताया था कुछ एटीपी बनेगा, कुछ NADPH बनेगा। एटीपी इज द एनर्जी यूनिट, जो एनर्जी स्टोर करके रखती है। और याद करो कितना एटीपी, क्या बताया था मैंने, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटी -7.6 किलो कैल पर मोर एनर्जी रिलीज करता है। और NADH और FADH2 ये सारे भी एनर्जी ही देते हैं, लेकिन ये सारे ETC पाथवे में जाएंगे और ये आपका ATP फॉर्मेशन करने में हेल्प कराएंगे। तो हम इसको आगे जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि एक NADH मॉलिक्यूल 3 ATP बनाता है, एंड टू बी मोर प्रिसाइज इट इज 2.5 ATP। एंड एक FADH2 मॉलिक्यूल 2 ATP बनाता है, and to be more precise it is 1.5 ATP। तो आई कैन से कि NADH या FADH2 जब वो ETC और फॉस्फोराइलेशन में जाएगा तो आपको अच्छी खासी एनर्जी देगा। 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल ATP दे रहा है, तो खुद सोचो ना कितनी अच्छी एनर्जी दे रहा है वो। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे FADH2 नहीं बनेगा, यहाँ ATP बनेगा, NADH बनेगा, 2 पाइरुवेट बनेंगे। अब कितने एटीपी बनेंगे, कितने एनएडीएच बनेंगे, किस स्टेप में बनेंगे, कैसे बनेंगे, उन सब की हमें बातें करनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ग्लाइकोलिसिस है वो 10 स्टेप प्रोसेस है, वो 10 स्टेप में होता है। 10 स्टेप में से जो उसके 3 स्टेप होते हैं ना वो इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन कॉज करना है तो उसके लिए मुझे एंजाइम देना पड़ेगा। एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को आपका इनहांस करता है। एंजाइम एक्ट एज अ कैटलिस्ट। सो 10 स्टेप हैं, 10 एंजाइम्स हैं। 10 एंजाइम्स में से 3 एंजाइम ऐसे होते हैं जो उल्टा नहीं कर सकते, दे आर सिंगल, वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाते। तो उनको हम बोल देंगे दे आर इरिवर्सिबल स्टेप।
मतलब उस एंजाइम को यूज करके हम उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते। लेकिन बाकी बचे हुए जो 7 स्टेप हैं ग्लाइकोलिसिस के, दे आर रिवर्सिबल। तो एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये आपके 10 स्टेप की अच्छी खासी साइकिल है। अब इसके अंदर हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोग्लूको, ये सारे एंजाइम्स के नाम दिए हुए इधर। इधर दिया हुआ है एक ग्लूकोज से 2 एटीपी, 2 पायरुवेट बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं, 2 एनएडीएच बनते हैं। ये आप याद कर लो, बट अभी मैं सब समझाऊंगी कहाँ पे कैसे कैसे क्या बनता है, तो चीज हम पढ़ेंगे किस स्टेप में क्या हो रहा है। अब अगर आप यहाँ देखो, ये जो पहला स्टेप है, दिस फर्स्ट स्टेप अगर आप देखो, तो ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन दिखाए हुए, दिस इज इरिवर्सिबल। देन आपका थर्ड स्टेप इज इरिवर्सिबल एंड देन योर लास्ट स्टेप इज इरिवर्सिबल। उसके अलावा सब में रिवर्सिबिलिटी का साइन है, तो याद रखना 1, 3 एंड 10 स्टेप्स आर इरिवर्सिबल। हम सब कुछ पढ़ेंगे 1, 3 में क्या होगा, बट छोटे छोटे पॉइंट्स याद करते चलेंगे तो आगे हमें रिएक्शन समझना आसान होगा। करेक्ट। अब देखो, सबसे पहला काम होता है, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज सेल के अंदर आया। अब ग्लूकोज वैसे तो पोलर मॉलिक्यूल है, आपको पता होगा हमारी बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके बाहर पोलर ग्रुप्स होते हैं और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर नॉन पोलर ग्रुप्स होते हैं। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगी सेल वाली यूनिट, वहां पे मैं आपको पूरा समझाऊंगी। तो किसी भी चीज को अगर सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके या तो सेल के अंदर जाना है या सेल के अंदर से बाहर जाना है, तो उसको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। एंड जब वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा तो उसको नॉन पोलर चीज क्रॉस करनी पड़ेगी। तो कोई भी हमारा कंपाउंड जो नॉन पोलर होगा वो इजीली बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जा सकता है। लेकिन कोई कंपाउंड जो पोलर है, उसको अंदर से बाहर या बाहर से भेजने में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज आपको पता है कि मेरा जो ग्लूकोज होता है वो एक पोलर कंपाउंड है। व्हाई इट इज पोलर? क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज को मैं पानी में डिसॉल्व करूंगी तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसको भेजना थोड़ा मुश्किल है। बट एक बार वो सेल के अंदर चला गया, अगर हमने भेजा है तो वापस भी तो आ सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप करते हैं, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखना, ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं ना, फॉस्फेट ग्रुप्स आपके फॉस्फोरिक एसिड, सोचो कितना ज्यादा पोलर होगा। पोलर है तो ये ग्लूकोज को और ज्यादा पोलर बना देगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को। तो अब क्या इजी होगा ग्लूकोज को बाहर निकलना? अब ग्लूकोज बाहर नहीं निकल पाएगा, वो अंदर सेल के अंदर इंट्रैप हो जाएगा। तो ये स्टेप का काम था कि उसने आपके ग्लूकोज को अंदर इंट्रैप करा दिया। अब जहां पर भी आप पढ़ोगे ना, फॉस्फेट 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 जुड़ते हैं, तो मोस्ट ऑफ द फॉस्फेट, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द फॉस्फेट OH ग्रुप के साथ जुड़ते हैं। OH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप होता है, उसका H बाहर निकलता है और उस पर फॉस्फेट जुड़ता है। ये पॉइंट याद रखना। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपको याद होगा, आपने 6 कार्बन स्ट्रक्चर पढ़ा था। अगर मैं इसकी पायरेनोज रिंग भी पढ़ूं तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, अगर याद हो यहाँ पे CH2OH था, तो ये 6वां कार्बन है। 6वें कार्बन के H पे लग जाएगा P, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इस तरीके से CH2OP। ठीक है। अब फॉस्फेट लगा तो उसको एनर्जी की जरूरत होगी, उसको फॉस्फेट चाहिए ना। तो क्या होगा, हमारा एटीपी, विच इज, याद होगा एटीपी में 3 फॉस्फेट थे। एटीपी से एडीपी बनता है जिसमें 2 फॉस्फेट रहते हैं, एडीपी से एएमपी बनता है जिसमें 1 फॉस्फेट होता है। तो एटीपी से एडीपी प्लस फॉस्फेट बनेगा और ये फॉस्फेट जाके इस पे जुड़ जाएगा। तो सोच के बताओ, यहां एनर्जी बनी या एनर्जी यूटिलाइज हो गई? अरे भाई, हम तो एनर्जी बनाने निकले थे, लेकिन इस स्टेप ने तो हमारी एनर्जी और यूटिलाइज कर दी। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। लेकिन हर स्टेप के लिए किसी, आपको किसी अच्छी चीज पे अगर पहुंचना है, आपको एनर्जी पे पहुंचना है, तो कुछ ना कुछ लॉस तो करना पड़ेगा ना। पढ़ाई में भी तो कहते हैं, अगर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हो तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अपनी ऐसी चीजों को जो आपको पसंद है उनको छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि पढ़ाई करने के लिए आपको अपना फोन छोड़ना पड़ेगा, अपनी
हम मतलब पूरा कंसंट्रेशन से पढ़े जरूरी है ना, तो सेम कुछ ना कुछ अगर अच्छी चीज पे एनर्जी पे पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पे तो एनर्जी बनेगी, यूटिलाइज होगी। तो याद रखना यूटिलाइज की एनर्जी कम यूटिलाइज होती है और बनेगी ज्यादा, तो वो बढ़िया है हमारे लिए। और यहाँ पर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है CO2 में। फाइनल हमने कहा था ना, ग्लूकोज प्लस O2 वुड फॉर्म CO2 प्लस वाटर। अब जब ये ब्रेक डाउन होगा तो याद रखना ये चीज, जब जब भी कोई रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। अगर किसी चीज का ब्रेक डाउन होता है तो उसे कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अगर किसी चीज की फॉर्मेशन होती है तो उसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। So metabolic reaction are the reaction which are taking place in our body and it can be catabolic, it can be anabolic. बट यहाँ पे ग्लूकोज टूटेगा तो ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीजें हमारे कैटाबॉलिक रिएक्शन होंगे। इस पॉइंट को भी याद रखना। अब देखो, जहां पर भी एटीपी बन रहा है या जिस स्टेप में भी एटीपी यूटिलाइज हो रहा है उस स्टेप में एंजाइम के लिए हम काइनेज टर्म यूज करेंगे। काइनेज टर्म होती है जो एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कौन से एंजाइम को, जो एटीपी जहां इन्वॉल्व है। अब यहां एटीपी इन्वॉल्व है तो यहां काइनेज लिखा होगा। अब क्या याद रखना है, इधर था ग्लूकोज, इधर था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो हमें ये चीज याद रखनी है, जिस साइड पे एटीपी है उस साइड वाले कंपाउंड का नाम लिखेंगे। अब एटीपी इस साइड पे है तो मैं इस एंजाइम को लिखूंगी ग्लूकोकाइनेज। लेकिन अगर एटीपी उस साइड पे होता, मतलब एडीपी प्लस फॉस्फेट मिला के एटीपी बन रहा होता, तो मैं इसका ये नाम लिखती ग्लूकोज 6 फॉस्फेट काइनेज। सो दिस इज अ रूल, जस्ट रिमेंबर इट। सेम चीज मैं आपको NADH में भी पढ़ाऊंगी, वहां पर क्या होता है, बट यहां पर इस पॉइंट को याद रखना। तो ये मेरा पहला स्टेप हुआ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एक एनर्जी यूटिलाइज हुई, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूटिलाइज हुआ, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम हुआ। और क्या मेरा ग्लूकोज 6 कार्बन था, 6 कार्बन को हेक्सो बोलती हूँ, तो मैं इस एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज भी बोल सकती हूँ, याद रखना। तो क्या हो गया, स्टेप 1, hexokinase or glucose kinase an enzyme add a phosphate to the glucose in the cytoplasm of the cell. This involves the transfer of phosphate group from ATP to glucose to create glucose 6 phosphate. समझ आ गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ग्लूकोज इज अ एल्डोज शुगर, याद होगा, 6 कार्बन एल्डोज शुगर इज ग्लूकोज। और हमने 6 कार्बन कीटो शुगर कौन सी याद की थी, फ्रक्टोज। सो अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। मैं क्या करूंगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दूंगी। सो कौन से एंजाइम करेगा, आइसोमरेज एंजाइम। जहां पर भी लास्ट में एज लिखा होता है ना, वो एंजाइम रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंड स्टेप है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से मैंने बना दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो आपके आइसोमर की फॉर्मेशन हुई, तो आई विल कॉल इट ग्लूको 6 फॉस्फेट आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम यूज हुआ। इसमें ना तो कोई एटीपी यूज हुआ, ना ही कोई जनरेट हुआ, ना ही कोई NADH बना। दिस इज माय सेकेंड स्टेप। अगला होता है हमारा, अब देखो यहां पर ना आप यहां देख सकते हो, इट इज फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, हेक्सोकाइनेज हमने कर लिया। अब अगले पे चलते हैं। अब हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था। अगर आप थोड़ा सा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर याद करो तो फ्रक्टोज कीटो शुगर है, तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O था, तो मतलब फर्स्ट कार्बन पे भी CH2OH है और लास्ट कार्बन पे भी CH2OH है। जब फर्स्ट और लास्ट दोनों कार्बन पे CH2OH होगा तो लास्ट वाले पे तो उन्होंने OH पे फॉस्फेट लगा दिया, अब वो क्या करेंगे, वो फर्स्ट वाले पे भी लगा देंगे। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हम बना देंगे फ्रक्टोज 1,6 और 2 है, 2 फॉस्फेट हो गए तो बिस फॉस्फेट। 2 फॉस्फेट को डाई फॉस्फेट भी लिख सकते हो आप,
और आप बिसफॉस्फेट भी लिख सकती हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी याद रखना, हाइफन बताए थे, और किसी को ना याद हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आजकल नॉमेनक्लेचर पढ़ा रही हूँ, तो हाइफन लगते हैं। तो यू कैन राइट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, याद रखना दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक फ्रक्टोज था और आपका उस पे एक फ्रक्टोज के ऊपर एक फॉस्फेट था। अब मैंने क्या करा, मैंने उसके ऊपर दो लगा दिए, मैंने उसके ऊपर दो मॉलिक्यूल्स लगा दिए, दो फॉस्फेट लगाए। तो जब दो फॉस्फेट लगाए तो दोबारा से एनर्जी यूटिलाइज हुई होगी, तो यहां पर भी एटीपी से बनता है एडीपी प्लस में फॉस्फेट, तो आपकी एनर्जी दोबारा से यूटिलाइज हुई। अब ये भी कौन सा एंजाइम होगा, काइनेज, और काइनेज है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, तो आप इस साइड पे एटीपी है तो आप इसको लिख सकते हो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट काइनेज, या टू बी मोर प्रिसाइज सिर्फ एक ही फॉस्फेट है तो मैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी लिख सकती हूं। तो आई विल से दिस एंजाइम इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब याद रखना, अभी तक ये 1 और 3 दोनों मैंने बताए थे इरिवर्सिबल स्टेप है, दोनों जिन स्टेप में एटीपी की बात होती है ना, वो इरिवर्सिबल स्टेप आए हैं। टोटल मेरी ग्लाइकोलिसिस में 4 स्टेप होंगे जहां एटीपी की बात होगी, 2 में एटीपी यूटिलाइज होगा, 2 में बनेगा, अभी मैं पढ़ाऊंगी। 2 एटीपी यूटिलाइज तो हो चुके हैं और 2 स्टेप में बनेगा भी, तो वहां पर क्या होगा, उन दोनों में से एक स्टेप होगा वो इरिवर्सिबल है, दूसरा रिवर्सिबल है। तो याद रखना, इरिवर्सिबल वाले स्टेप नॉर्मली एटीपी की इन्वॉल्वमेंट वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड, ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड है। जब ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड है तो एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं एल्डोलेज, वो एंजाइम आपके 6 कार्बन कंपाउंड को 2 कंपाउंड में डिवाइड कर देगा, विच आर 3 कार्बन कंपाउंड। तो ये आपके 6 कार्बन को 2 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। क्या क्या बनेगा, एक बनता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट है ना, एक 1 पर है एक 6 पर है, तो एक फॉस्फेट इसमें चला जाएगा, एक फॉस्फेट दूसरे में चला जाएगा। एक कंपाउंड ये बना और हमारा दूसरा कंपाउंड क्या बना, दूसरा कंपाउंड बनेगा ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब अगर किसी ने बायोमोलिक्यूल्स के मेरे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, मेरी क्लासेस देखी होंगी, उनको ये दोनों कंपाउंड बनाने आते होंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, बट मैं सिखा देती हूँ। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, याद है ये तीनों 3 कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल है, ये कीटोन शुगर है, वो एल्डोज शुगर है। तो कीटोन 3 कार्बन 1 2 3, कीटोन है तो दूसरे पे लगेगा, बाकी सब पे CH2OH CH2OH। और मैं क्या करूंगी, एक फॉस्फेट है तो मैं एक H को हटा के फॉस्फेट लगा दूंगी। सो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन होता है ना 3 कार्बन वाली जो कीटोन शुगर होती है उसको एसीटोन बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये हो गया। ग्लिसरैल्डिहाइड एक एल्डिहाइड था, इसमें भी 3 कार्बन होंगे, एल्डिहाइड है तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, बाकी बच्चे के ऊपर OH OH लग जाएगा, अब तीसरे वाले ग्रुप के ऊपर यहां फॉस्फेट लग जाएगा, तो इसे कहते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आ गया समझ, ये 2 कंपाउंड बन गए। और कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, दिस इज एल्डोलेज, दिस इज एल्डोलेज एंड दिस इज माय स्टेप नंबर 4। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 में। अब आपको याद होगा ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों आइसोमर थे, दोनों 6 कार्बन, एक एल्डोज एक कीटोज, ये दोनों भी 3 कार्बन है और एक कीटोन एक एल्डोज, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये भी मेरे आइसोमर हुए,
तो हमारे ये आइसोमर्स होते हैं। तो अगला स्टेप क्या करता है, आपका जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। तो कैन आई से यहां पर एक फ्रक्टोज 1,6 से 2 मॉलिक्यूल बने, एक तो ग्लिसरैल्डिहाइड बन गया, अगले स्टेप में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी इसी में कन्वर्ट हो गया। तो कैन आई से मेरे एक ग्लूकोज से 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गए। तो ये जो एंजाइम होगा इसको मैं बोलूंगी आइसोमरेज। दिस इज आइसोमरेज एंजाइम। और आप ये भी बोल सकते हो ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमरेज। और आप ये भी बोल सकते हो 3 कार्बन वाला फॉस्फेट है तो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमरेज। आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो गया, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज कन्वर्ट dihydroxyacetone phosphate into glyceraldehyde 3 phosphate which is the substrate for further glycolysis. So now I can say इस स्टेप के बाद मेरे एक ग्लूकोज से 5 स्टेप हो गए। जब अब 5 स्टेप्स हो गए ना, 5 स्टेप्स के बाद मुझे 2 मॉलिक्यूल मिल गए ग्लिसरैल्डिहाइड 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 3 फॉस्फेट, ये याद हो गया। अब यहां से नीचे जितने भी स्टेप्स होंगे ना वो 2 बार परफॉर्म होंगे। एक बार एक ग्लिसरैल्डिहाइड का होगा, दूसरी बार दूसरे ग्लिसरैल्डिहाइड का होगा। तो अब जो चीज यूटिलाइज होगी वो भी डबल होगी, जो चीज प्रोड्यूस होगी वो भी डबल होगी। कुछ भी हो रहा है वो डबल डबल होगा। समझ आता है ये बात सबको? अब चलते हैं 6 स्टेप पे। 6 स्टेप में क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है मेरा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, डबल बॉन्ड O CHOH और यहां पर CH2OH, यहां पे OP लगा हुआ है थर्ड पे। अब क्या होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब ग्लिसरेट याद आ रहा है, ग्लिसरेट लाइक ग्लिसरिक एसिड हो गया। क्या ये एसिड जैसा लग रहा है, ग्लिसरेट ग्लिसरिक एसिड जैसा लग रहा है? तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलेट कहते हैं। तो क्या मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड को कन्वर्ट करा, पहले मैंने कन्वर्ट कर एसिड में, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O OH और नीचे तो सेम रहेगा CHOH और नीचे है CH2OP। और फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा था फॉस्फेट हमेशा OH पे लगाते हैं, फिर हम इसका H हटाकर यहां पर P लगा देंगे। अब एक डाउट आता है, मैम क्या यहां पर भी एक एटीपी यूटिलाइज हुआ है? नहीं, यहां पर जो ये फॉस्फेट आता है ना वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में हमें मिलता है, यहां पर एटीपी यूज नहीं होता, यहां पर नॉर्मल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ जाता है और वो आके जुड़ जाता है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, एल्डिहाइड से एसिड बना। याद होगा आपको केमिस्ट्री से कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से एसिड बनता है। दीज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब उल्टा होता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोगों को समझा देती हूँ, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है जहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, या तो ऑक्सीजन अंदर आके गेन हो रहे हैं या फिर और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इन तीनों में से कुछ भी होता है तो हम इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और रिडक्शन इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्या होगा रिडक्शन के अंदर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन
या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमेशा याद रखना अगर एक चीज ऑक्सीडाइज होती है ना तो साइमल्टेनियसली दूसरी चीज रिड्यूस होगी होगी। किसी को ऑक्सीजन मिला तो किसी ने तो दिया होगा ना, जिसने गेन करा ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन हो गया और जिसने लॉस करा उसका रिडक्शन हो गया। तो हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडो रिडक्टेज साथ में काम करते हैं। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे डबल बॉन्ड ओ से OH बना, O का एडिशन हुआ मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस स्टेप इज ऑक्सीडेशन। अब क्या होगा, इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए मुझे कुछ रिडक्शन चाहिए। तो क्या होगा, मेरा NAD प्लस बनाएगा NADH प्लस H प्लस। तो अब देखो NAD से NADH प्लस H प्लस बन गया, इसने गेन ऑफ हाइड्रोजन करा मतलब इट इज रिडक्शन। तो ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हुआ, नीचे वाला रिडक्शन हुआ। करेक्ट। सो जो ऑक्सीडाइज हुआ, क्या बोल सकती हूं, ऑक्सीडाइज वाले ने ऑक्सीजन को गेन किया और हाइड्रोजन को लॉस किया। सो जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, क्या उसके लिए डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो सकता है। डी मतलब निकालना, क्या निकालना, हाइड्रोजन निकालना। सो यहां पर ग्लिसरेल्डिहाइड, आपका जो ग्लिसरेल्डिहाइड है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फो डीहाइड्रोजिनेज, इसने एंजाइम्स निकाले। तो जब भी रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब हाइड्रोजन जा रहा है, तो इस चीज का ऑक्सीडेशन था तभी हमने यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस लिखा। लेकिन अगर सपोज रिडक्शन हो रहा होगा, अगर सपोज रिडक्शन हो रहा होगा तो ये चीज रिड्यूस हो रही है मतलब ये चीज ऑक्सीडाइज हो रही है ना, तो मैं उसका नाम लिखकर डिहाइड्रोजिनेस लगाऊंगी। जैसे मैंने एटीपी में बताया ना, जिस साइड पे एटीपी होता है उस साइड पे हमें उसका नाम लिखना होता है। अगर वो सबस्ट्रेट की साइड पर है तो सबस्ट्रेट का नाम लिखो एंजाइम में, अगर रिएक्टेंट की साइड पे तो रिएक्टेंट का नाम लिखो। डिहाइड्रोजिनेस के लिए हमें याद रखना है कि जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है उसके साथ डिहाइड्रोजिनेस लगेगा। तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसके साथ, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसके साथ। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 6। याद रखना इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन गया, लेकिन एक नहीं बना, ये तो डबल बने हैं, दो बने हैं, क्योंकि दो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट से दो बनेंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब आता है स्टेप नंबर 7, जहां पे आपका 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट था। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ये क्या करेगा, ये अपना एक फॉस्फेट लॉस कर लेगा। एक फॉस्फेट लॉस करके ये रह जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो अगर एक फॉस्फेट लॉस होगा तो क्या वो एटीपी फॉर्मेशन होगी, तो कहना है इसे एडीपी से एटीपी बना। अब एटीपी बना तो एंजाइम काइनेज, लेकिन नाम आएगा इसका क्योंकि एटीपी इस साइड पे है, तो हम बोलेंगे फॉस्फो ग्लिस फॉस्फोग्लिसरो काइनेज। और फॉस्फो के आगे 3 लिखो चाहे ना लिखो, अगर एक ही वर्ड है फॉस्फो मतलब एक ही फॉस्फेट है, यहां पर तो दो थे ना, तो यू कैन से 3 फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज और आपका फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज हो गया। तो अब क्या मेरे दो एटीपी बन गए, अभी तक मेरे दो एटीपी यूज हुए थे, ऊपर दो एटीपी बन गए, नेट एटीपी 0 हो गया क्योंकि ये दो बार होगा तो दो एटीपी बनेंगे। अब मैंने आपको कहा था टोटल 4 एटीपी वाले स्टेप पढ़ूंगी, दो हमने 1 और 3 में पढ़ा और तीसरा हमने पढ़ा 7 में। ये जो 7वां वाला है ना, ये रिवर्सिबल है, दिस इज रिवर्सिबल, दिस इज नॉट इरिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल। याद रखना जो चौथा वाला पढ़ेंगे ना 10वां स्टेप, वो इरिवर्सिबल होगा। तो ये हो गया, तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बना और एटीपी की फॉर्मेशन हो गई। अगले स्टेप में क्या होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो था उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है
वो तीसरे से हटकर दूसरे पे आ जाएगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर आ जाएगा। तो व्हाट आई कैन से, ग्लिसरेट स्ट्रक्चर बनाए जरा, COH CHOH और यहां पर था CH2OP, है ना। अब ये P ऊपर चला गया तो क्या होगा आपका ग्लिसरेट, क्योंकि एसिड है ग्लिसरेट, देन CHOP एंड देन CH2OH। बस ये हुआ, इधर उधर शिफ्टिंग हो गई। ये जो शिफ्टिंग होती है इसको हम बोलते हैं, इसके लिए एंजाइम म्यूटेज, म्यूटेज कहा जाता है। तो ये हो गया फॉस्फो ग्लिसरो म्यूटेज, दिस इज माय एंजाइम विच इज इन्वॉल्व। ना यहाँ कोई एटीपी बना, ना यहाँ कोई एटीपी ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन याद रखना ये सब रिवर्सिबल है। मैं बना फॉरवर्ड फॉरवर्ड रही हूं, बट याद रखना ऑल दीज आर रिवर्सिबल। तो ऐसे बनना चाहिए, फिर ये वाला भी ऐसे बनना चाहिए, उसके बाद ये वाला भी ऐसे बनना चाहिए, और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी ऐसे बनना चाहिए, देन ये वाला भी आपका ऐसे बनना चाहिए। ये आपका फ्रंट में जाएगा, ये भी आपका बैक में जाएगा, और ये आपका सिर्फ फ्रंट में जाएगा। तो हमने हमारे 8 स्टेप याद कर लिए, 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब थोड़ा सा सोच के बताओ, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट कार्बोहाइड्रेट हुआ? नहीं हुआ भाई। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या थी? दे आर एल्डो और कीटो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज और कीटोस। हाइड्रोक्सी तो है दो दो, लेकिन एल्डो कीटो नहीं है, यहाँ पे एसिड है। सो दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब मेरा 2-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या होगा, मेरा एक कंपाउंड बनेगा जिसे हम कहते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और ये भी बैक जाएगा, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। इन ऑल का मतलब है एक डबल बॉन्ड और एक OH, एक डबल बॉन्ड और एक OH का मतलब होता है इनॉल। अब देखो, C डबल बॉन्ड O, CHOP, CH2OH। अब क्या होगा यहां पर, यहां पे COH जो है वो COH का COH रहेगा, वो COH का COH रहेगा। यहां पे जो OH है, यहां पर हमारा OH है ना, OH है, इन ऑल है। तो अब यहां क्या होगा, यहां पर हमारा डबल बॉन्ड। चलो इसके स्ट्रक्चर पे आने से पहले ना, पहले मैं लास्ट बताती हूँ, फिर आपको ये समझ आ जाएगा इजीली। अब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो होता है उसको PP कहते हैं, वो कन्वर्ट होता है पाइरुवेट के अंदर। अब पाइरुवेट में कोई फॉस्फेट नहीं लिखा, मतलब जो ATP था वो आपका बाहर निकल गया। तो यहां पर कौन सा एंजाइम, पाइरुवेट, पाइरुवेट काइनेज हो गया। ठीक है, अब पाइरुवेट का स्ट्रक्चर किसी को क्या पता है? डज एनीवन नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइरुवेट? पाइरुवेट का स्ट्रक्चर होता है COH, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। अब यहां क्या हुआ, यहां पर मेरा डबल बॉन्ड O बना, है ना, करेक्ट, डबल बॉन्ड O बना। तो यहां पर क्या होगा, इधर हमारा COOH और ये CHOH था ना, तो ये COH था और इसके साथ इसका डबल बॉन्ड होगा। तो क्या होगा, यहां पर हमारा ये फॉस्फेट बाहर निकला, फॉस्फेट जब बाहर निकला तो ये डबल बॉन्ड इधर आकर उसने डबल बॉन्ड O बना दिया, है ना, तभी इसका नाम था फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। देखो कैसे बना, COP एंड देन डबल बॉन्ड CH3। क्या हुआ, देखो यहां पे CH2OH था और यहां पर एक H था। क्या मैं बोल सकती हूं इसका OH और इसका H बाहर निकल गया और वो एक डबल बॉन्ड छोड़ के चला गया? क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ? तो क्या मैं बोल सकती हूं यहां पर एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी बाहर निकला है, एक स्टेप के अंदर एक मॉलिक्यूल, दो स्टेप के अंदर दो मॉलिक्यूल ऑफ पानी निकलेंगे, और एक से H गया, एक से OH गया,
तो दोनों की वैलेंसी कम हो गई तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। तो ये जो पानी निकलता है ना, इस स्टेप के एंजाइम को बोलते हैं इनोलेज, करेक्ट। और ये लास्ट वाला स्टेप इज इरिवर्सिबल। सो टोटल 2 एटीपी ऊपर यूटिलाइज हुए थे, नीचे पहले एक स्टेप में 2 बने, फिर दूसरे स्टेप में 2 बने। तो कहना है से टोटल 4 एटीपी बने, 2 यूटिलाइज हो गए, दैट मीन्स नेट 2 एटीपी प्रोडक्शन हुआ। और पाइरुवेट बना, एक पाइरुवेट बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा पाइरुवेट दूसरे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। क्या 2 पाइरुवेट बन गए? और NADH सिर्फ एक स्टेप में बना था हमारा, जब हमने कन्वर्ट किया था हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बने, कहीं पे NADH तो यूटिलाइज नहीं हुआ। तो कैन आई से द एनर्जेटिक्स इज, मेरा 2 NADH बने, 2 NADH बने और 2 मेरे ATP बने, मतलब मेरे 2 एटीपी एक लेवल पे बने, 2 एटीपी एक लेवल पे बने और 2 एटीपी कंज्यूम हो गए। तो 4 एटीपी बने थे, 2 एटीपी खर्च हो गए, तो 2 रह गए। और हमें पता है एक NADH से 3 एटीपी बनेंगे, कब? जब मैं उसको ETC में भेजूंगी। तो 2 NADH से 6 एटीपी बन जाएंगे, तो टोटल मेरी ग्लाइकोलिसिस मुझे 8 एटीपी देगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो एटीपी हमारी प्रोडक्शन होती है इसी में डायरेक्टली, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट जुड़ना, एडीपी प्लस फॉस्फेट जुड़ के एटीपी बनेगा। तो यही पे जो डायरेक्टली एटीपी बने उनको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और जो हमारे NADH FADH2 बने वो ETC में जाएंगे और ETC में जाकर वो आपके फॉस्फेट बनवाएंगे, तो उस वाले एटीपी को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। आई विल टीच यू व्हाट डज दिस ऑक्सीडेटिव मीन्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बट अभी के लिए याद रख लो, जो डायरेक्टली एटीपी या जीटीपी बनेगा उसको हम सबस्ट्रेट लेवल बोलेंगे, जो NADH या FADH2 बनेगा उसको हम ऑक्सीडेटिव बोलेंगे। तो यहां पे मैं बोल सकती हूं 2 सबस्ट्रेट लेवल एटीपी बनेंगे और 6 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बनेगा। क्लियर है? कुछ टेक अवे पॉइंट कि इस प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपके पाइरुवेट बनते हैं। ये आपके साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस होता है। यहाँ 6 लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना। टोटल 10 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और नेट एंड प्रोडक्ट में 2 एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी, 2 पाइरुवेट, 2 NADH। So this is all about my glycolysis. I hope you like the lecture. अब अगली क्लास में मिलते हैं जिसके अंदर हम इंटरमीडिएट स्टेप को पढ़ेंगे। Thank you so much and have a nice day.